लोकतंत्र क्या? लोकतंत्र क्यों? परिचय। लोकतंत्र क्या है? इसकी विशेषताएं क्या है? हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बेहतर परिभाषा पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र की सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसे क्यों है? कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र क्या है? आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकार, गैर लोकतांत्रिक सरकार। परिभाषा की जरूरत क्यों? आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्र मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती है और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगडो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। मेरी: मैडम, मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हम पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्यों ऐसा ठीक नहीं होता? लिंगडो: मैडम, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। मेरी: फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों? लिंगडो: मैडम, हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसे स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हम इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। रिवी यांग: लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है? एक दिन हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं। हम इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है? लिंगडो: मैडम, मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें, तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है।
हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छी कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। योलांदा: मैडम, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ लोगों का शासन, यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या जरूरत है? लिंग दो मैडम। इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बांधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो। कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का उपयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही रहता है, पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं है। मैडम, आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें इसका अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। लिंग दो मैडम: एकदम सही। इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें। मैंने तो यह भी सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर तंत्र हावी रहता है। इसी पर बारे में आपकी क्या राय है? खुद करें, खुद सीखें। आइए लिंग दो मैडम की बातों को गंभीरता से लें और कलम, बारिश और प्रेम जैसे शब्द सदा प्रयोग होने वाले साधारण शब्दों को की ठीक ठाक परिभाषा लिखने की कोशिश करें। जैसा क्या कलम की कोई ऐसी स्पष्ट परिभाषा है जो उसे पेंसिल, ब्रश, हाइलाइटर या मार्कर से अलग बताती हो? इसी प्रयोग से आपने क्या सीखा? लोकतंत्र का अर्थ समझने में इस अनुभव ने हमें क्या क्या सिखाया? एक सरल परिभाषा। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था: लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंचते पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है।
इसीलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझ ले, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जाने। कहाँ पहुँच क्या समझे। डीबी यंग स्कूल से घर गई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। इस बारे में उसने उन उक्तियों को कहने या लिखने वाले के नाम का उपयोग नहीं किया। वह चाहती है कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि ये उक्तियाँ कितनी अच्छी या उपयोगी हैं। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र का मतलब है आपने तानाशाहों का चुनाव करना पर उनके मुंह से अपनी अच्छी इच्छा की बातें सुनने के बाद व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हमें पर शासन करे। लोकतंत्र की सारी बुराइयां को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। डेमोक्रेसी कार्टून। स्टेफन मेरी थाईलैंड केगल कार्टून्स। अन्य विदेशी शक्तियों। इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के समय यह कार्टून बना था। यह कार्टून क्या कहता है, इसमें डेमोक्रेसी को इस तरह क्यों लिखा गया है। लोकतंत्र की विशेषताएं। हमने इस परिभाषा की शुरुआत की कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, किस सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारों को चुना हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। किस चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है। कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या कुछ शासक चुने जा सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। सरकार के किसी स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। यह लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। आइए कुछ उदाहरण के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करें। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को डेमोक्रेसी। सीरिया। जब तक बाथ पार्टी की सदस्य का फॉर्म भरकर उसकी सदस्य नहीं बनोगी तो अंदर नहीं आ सकती। ये कार्टून बूझो। हज्जज जॉर्डन केगल कार्टून 7 जून 2015। सीरिया पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है। शासक बाथ पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। क्या इस कार्टून को चीन और मेक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है। लोकतंत्र के माथे पर पत्ते से बने ताज का क्या महत्व है। उखाड़ फेंका और खुद को देश
का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। उसके बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपने कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज का एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव कराए गए हैं। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों को जनरल मुशर्रफ के पास थी। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसी तानाशाही और राजशाही वाले अनेक शासन व्यवस्थाओं में होती हैं। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई सांसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। ऐसे लोगों का शासक नहीं कहा जा सकता है। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषताओं पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। डेमोक्रेसी। कार्टून में इसे KengelCartoons.com केंगल कार्टून 22 को डेमोक्रेसी की कार्टून दिखाया गया। कार्टून बुझें। यह कार्टून लातीनी अमेरिकी के संदर्भ में बना है। क्या आपको लगता है कि यह पाकिस्तान पर भी फिट बैठता है? कुछ अन्य देशों के बारे में सोचिए जिन पर यह कार्टून लागू हो सकता है। क्या ऐसा कई बार हमारे देश में भी होता है? निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद की ग्वांगुओ रेमिमी दाइवियो दाहुई राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002 से 2003 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और विशेष संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। 1930 ईस्वी में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी
उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज करती। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान को काफ़ी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपने शासक चुनने के उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो हम लगता है कि हमें ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में जाने कहाँ कहाँ की बातें हो रही हैं। क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकारों और शासनों से ही है? क्या हम अपनी कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बातें कर सकते हैं? क्या हम अपने परिवार में लोकतंत्र की बातें कर सकते हैं? क्या हम एक लोकतंत्र परिवार की बात कर सकते हैं? लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने का कोई विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था। किसी भी तरह वहाँ शासक दलों को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों को चाहने पर भी नहीं। वहाँ कुछ चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इसी प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की कार्टून बूझें। यह कार्टून लातीनी अमेरिका के लोकतंत्र के कामकाज से संबंधित है। इसमें सिक्कों की थैलियों का क्या मतलब है, राजनीति में थैलीशाही की भूमिका के बारे में कार्टून बनाने वाला का यह कहना चाहता है कि इस कार्टून को भारत पर भी लागू किया जा सकता है। यह कार्टून बनाया है नार्लिकॉन एल इकोनॉमिक मैक्सिको की एंगल कार्टून 17 मई 2005 को। स्थिति भी होनी चाहिए, लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वह चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार दे। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के सामने समान अवसर हो। लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम अध्याय 3 में और बातें जानेंगे। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। पहले हमने पढ़ा कि किस तरह के लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ी थी। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं हैं। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इसी प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अध्याय 3 में हम इस बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट है। वे भी एक दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था।
और यही मुझे पसंद था। कार्टून बूझें। जॉन ट्रेवल अल्बुकर्क जनरल अमेरिका के केवल कार्टून। यह कार्टून सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद हुए चुनाव से संबंधित हैं। उन्हें जेल में बंद दिखाया गया है। यह कार्टूनिस्ट क्या कहना चाहता है, इस कार्टून के संदेश और अध्याय में आए पहले कार्टून के संदेश की तुलना कर सकते हैं। कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर ज़ानु-पीएफ दल का राज है, जिसने देश की स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा ज़ानु-पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार के कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और जिसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्ष दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ी कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकार का नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासक के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नज़र डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों को के जिम्बाब्वे की बात क्यों करें। मैं तो अपने देश में भी इस तरह की घटनाओं की खबरें अखबार में पढ़ते रहती हूँ। हम इसकी चर्चा क्यों नहीं करते। कार्टून बूझें। चीनी सरकार ने गूगल और याहू जैसे लोकप्रिय इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया। इस कार्टूनों में इसी पर टिप्पणी की गई। टैंक और निहत्थे छात्रों की तस्वीरें पाठक को चीन के हाल के इतिहास की एक अन्य बड़ी घटना की याद दिलाते हैं। यह घटना क्या थी, इसके बारे में अन्य ब्यौरे जुटाएं। ये दे रखा है कार्टून। एक एली पायनियर प्रेस, अमेरिका के एंगल कार्टून। याहू, गूगल, सिस्को। कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करें, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियों करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र भी सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करानी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारणों से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे
वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकारों और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से अध्याय 4 में पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषताओं को रेखांकित कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। परिभाषाओं का सारांश आइए अब तक हुई चर्चा को समेटते। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात की शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाए, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासक के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसके में लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेता है। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतना विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती हो। कहाँ पहुँचे, क्या समझे, दे रखा है। लोकतंत्र के कामकाज या उनकी अनुपस्थिति में इन 5 उदाहरणों को पढ़िए और इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराइए जिनकी चर्चा ऊपर की गई। उदाहरण के लिए और विशेषताएं दे रखी है, मैच कराना है। भूटान नरेश ने घोषणा की है कि आगे से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला से शायद मैच करे। भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। कानून का शासन, अधिकारों का सम्मान। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ा प्रदर्शन और रैलियों पर रोक लगा दी। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने का असंवैधानिक ठहराया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबले। बंगाल की राजनीतिक पार्टी इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न रहने तय चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना लोकतंत्र ही क्यों। मैडम लिंगडों की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन की सबसे अच्छी स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई न कोई टिप्पणी की। लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। योलांदा, हमें लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही है। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे ज़्यादा है? क्या अब भी इस पर बहस करने की ज़रूरत है? तांगीनी, लेकिन लिंगडो मैडम ने तो कहा था कि हम किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं? जेनी, हाँ, यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। रिवियांग, लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है?
क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? जेबी, जो भी है, क्या फर्क पड़ता है? मुद्दा यह है कि हमें इस शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है? पाइमोन, तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए? बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाए? रोज पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है, ऐसे नेता की जिसमें चुनाव को संसद की परवाह न हो, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो, देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में उसमें सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होंगे। कोई पीछे से चिल्लाया, ऐसी को तानाशाही कहते हैं। इसी को तानाशाही कहते हैं। 2 अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब? रोज, मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। दोहरी, यह ठीक नहीं। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों की वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता सिर्फ यह है कि हम उनके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती, और सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। मैडम लिंगडोन इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। तब उन्होंने आक्षेप किया, तुम लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे। यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाएं, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती तो, या आपको अपनी लिंगडो मैडम की कक्षा में बैठना चाहती हूँ, यह सही अर्थों में लोकतांत्रिक कक्षा लगती है, ठीक है ना? लोग बातें कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आप बहुत बुरा लगता है। क्या आप ऐसे उस देश में कर सकते हैं जहाँ लोकतंत्र न हो? क्या वह लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क है? लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ हुए अधिकांश तर्क सामने आ गए हैं जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इसी प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयाँ और सत्ता का खेल है। यह नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों की बहस और चर्चा करनी पड़ती है और हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हित का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्यतः लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ें बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें जो आपके मन में रह गई हो? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होता? इनमें से किसी तर्क से आप सहमत हैं? निश्चित रूप से।
सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ों को देखते हुए लोगों अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छी ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनने से फैसले में भी देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसले और सरकार की कार्यकुशलता पर भी बुरा असर होता है। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता। पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल पर यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व के इतिहास में अब तक का सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मर गए। उन दिनों भारत में आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसे दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक, ये कार्टून दे रखा है WW ग्लेकियर टून कॉन इपोशनल उस्मानी सीमांक ब्राजील केंगल कार्टून 6 दिसंबर 2004। कार्टून बूझने के लिए आप देख रहे हैं, कार्टून ब्राजील का है जिसमें तानाशाह के लंबे दौर का अनुभव है। जिसका शीर्ष है तानाशाह में तानाशाही का एक छुपा पक्ष। इस कार्टून में किसी छुपे पहलू को उजागर किया गया है। क्या हर तानाशाही का एक पक्ष छुपे रहे या जरूरी है? अगर संभव हो तो चिले के पिनोशे, पोलैंड के जारुजेल्स्की, नाइजीरिया के सनी अबाचा और फिलीपींस के फेर्डिनांड मार्कोस के बारे में भी ऐसी जानकारियाँ इकट्ठा करें। व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसे करने की जरूरत चीनी सरकार के समूह ने ही महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल या बड़ी समस्याओं से भुखमरी नहीं हुई। अगर चीन में हुई बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती तो विपक्ष दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। यह उदाहरण लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरतों के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करता है। अगर शासक को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं होती। पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोग की जरूरत पर तत्काल ध्यान दें। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाली स्वरूप है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठक होती है। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय जरूर लगता है लेकिन महत्वपूर्ण फैसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने में अपने लाभ भी है।
इसमें ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेवारी फैसले लेने की संभावना घटती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ता है। इसी से जुड़ी तीसरा तर्क भी है, लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह सभी भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और जातियां भी जुदा जुदा। दुनिया को अगर भारत लोकतंत्र नहीं अपनाता तो क्या हुआ होता? क्या ऐसी स्थिति में हम एक राष्ट्र बने रह सकते थे? दुनिया को ये सभी हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह को पसंद और दूसरे समूह को पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएं? इसे ताकत के बल से सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमजोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी अस्थायी विजेता नहीं होता और कोई अस्थायी रूप से पराजित नहीं होता, तो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देशों को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए हैं। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकारों के कामकाज से जुड़ी नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरकार यह तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलतियां ठीक करने का भी अवसर मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है, या फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सके। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसी नहीं किया जा सकता। चले अब इस चर्चा को समेटे। लोकतंत्र हमें सब चीज़ नहीं दे सकता और न ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं, और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोग की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावनाएं और इससे अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलतियां सुधारने की संभावना है और इससे
सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र की सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। हम मतदाता बहुत नाराज हैं, अब हम और सहन नहीं करेंगे। ये लिबरल बहुत घमंडी हो गया है। इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है, हमारा धन हड़प लिया है। 27 जून को होने वाली चुनाव में हम वही करने जा रहे हैं जो एक कैनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है, यानी हम उनको फिर से जिता देंगे। कैम कार्डो द ओटाका सिटीजन कनाडा केंगल कार्टून 30 मई 2004 कार्टून बुझे यह कार्टून कनाडा के 2004 संसदीय चुनाव के ठीक पहले प्रकाशित हुआ था। इस कार्टूनिस्ट समय सभी लोगों को यह मानना था कि लिबरल पार्टी ही एक बार फिर चुनाव जीत जाएगी। जब नतीजे आए तो लिबरल पार्टी चुनाव हार गई। यह कार्टून लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देता है, लोकतंत्र के पक्ष में या लोकतंत्र के पक्ष में। क्या समझे? राजेश और मुजफ्फर ने एक लेख पढ़ा। इनसे बताया गया था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश ने दूसरे लोकतांत्रिक देश के साथ कभी लड़ाई नहीं छेड़ी है। लड़ाई तभी होती है जब कम से कम एक देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है। पर लेख पढ़ने के बाद राजेश ने कहा कि यह लोकतंत्र के पक्ष में कोई अच्छा तर्क नहीं है, ऐसा सिर्फ संयोग से हुआ होगा। यह संभव है कि भविष्य में लोकतांत्रिक देशों के बीच भी युद्ध हो। मुजफ्फर का कहना था कि ऐसी सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं उसमें युद्ध होने का अंदेशा काफ़ी कम हो जाता है। इन दोनों विचारों में से आपकी सहमति किस तरफ और क्यों? लोकतंत्र का बेहतर अर्थ। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसले कर पाना संभव नहीं हो सकता। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्य और कौशल नहीं होता। इससे हम लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बेहतर अर्थ को समझना होगा। कार्टून से बूझें। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण का यह चर्चित कार्टून देश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती पर टिप्पणी करता है। दीवार पर बने चित्रों में से आप किन किन को पहचानते हैं? यह देश के बहुत से आम आदमी इस कार्टून के आम आदमी की तरह सोचते हैं। ये कार्टून यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, इंडस्ट्रियलाइज्ड ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ट्रेड, फॉरेन कोलैबोरेशन, एक्सपोर्टेशन इंक्रीजेज, वी हैव पैसेंजर्स, कार्स, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, progress. Thus, there have been spectral progress, and now we are determined to remove the
poverty provided drinking water, shelter, food and school and hospital। लोकतंत्र का प्रयोग से सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तब सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचार भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का है। मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने का इजाज़त नहीं देते। मैं तो ऐसे शिक्षक पसंद करती हूँ जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। क्या वे लोकतंत्र की बात करेंगे? लोकतंत्र शब्द इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीकों को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना। यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का है। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होता है और किसी अन्य संगठन पर भी। इसी प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूद सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासन की जरूरत करना चाहिए। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूख पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसले लेने की समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। हर नागरिकों को इसकी सूचना की सामान्य उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। मेरे गांव में ग्राम सभा की बैठक कभी नहीं होती। यह कैसा लोकतंत्र है? अगर हम इन आदर्शों पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्था को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इसमें हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को परखने और उनकी कमजोरी को पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या कामचलाऊ लोकतंत्र है अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बात तो नहीं की। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीके के बारे में ज़्यादा बात जानेंगे। इस समय हम सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श की बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। इसके बारे में हम अध्याय 4 में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर लेते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में कि वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनमें से आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश
के लोकतंत्र की अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यह लोकतंत्र की ताकत और यही कमजोरी भी देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज़ देश लोकतंत्र के अन्य शासक व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसे कि अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकार चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करता है। खुद करें, खुद सीखें। अपने विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं की संख्या का पता लगाएं। फिर यह पता करें कि आपके आसपास में सबसे बड़े स्टेडियम या हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं। फिर सोचें कि क्या एक विधानसभा या संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का एक साथ बैठना, सार्थक चर्चा करना और लोकतांत्रिक फैसले करना संभव हो।